राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे चारपिट्स मेथड। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड इट इज़ यूज टू सॉल्व नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स होंगे या जो उनकी होल पावर यानी कि जो डिग्री होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से अभी बताऊंगी जब डिस्कस करूंगी। इस मेथड के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं तो इनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ है फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो पी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि पी क्या होता है, पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और क्यू क्या होता है डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी और क्यू का यहाँ प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है, तो ये नॉन लीनियर पीडी हो गई। हमें क्या निकालना है सर, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल मतलब उसमें उतने ही कांस्टेंट्स होते हैं जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो दो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसमें दो ही कांस्टेंट होंगे, ए बी या C1 C2 कुछ भी, दो कांस्टेंट्स होंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स ऑफ अ गिवन पीडी टू एलएचएस एंड डिनोट द एंटायर एक्सप्रेशन बाय एफ। सबको एलएचएस में ले जाओ और एफ से डिनोट करो। तो हमने क्या किया, इसमें सबको ले गए, तो सबको क्या राइट साइड से पी क्यू था तो पी क्यू इधर ले गए, तो क्या मिला पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। तो जो इसका ये एलएचएस पार्ट है इसको हमने से डिनोट किया एफ से। नोटेशन दे रहे हैं हम, इसीलिए हमने 3 लाइनें बनाई हैं और ये डिनोट कर रहा है कि एफ जो है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड दी पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एफ वाई एफ जेड पी एफ क्यू। मतलब एफ को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो सबके रेस्पेक्ट में। तो एक्स वाई जेड पी क्यू सबके रेस्पेक्ट में हमने इस एफ को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो सिर्फ एक्स यहाँ पे था तो एक्स का 1 हो गया तो पी एज इट इज आ गया। वाई के रेस्पेक्ट में किया तो क्या मिल गया हमको, सिंपल क्यू मिल गया। ठीक है, सबको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के और हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना है। एफ जेड के रेस्पेक्ट में किया तो जेड था ही नहीं तो 0 आ गया क्योंकि सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। पी के रेस्पेक्ट में किया तो पी दो टर्म्स में था तो यहाँ पे पी का 1 हो गया तो एक्स बचा, यहाँ पे हो गया पी का 1 तो ये माइनस का क्यू बचा और ये 0 हो गया। इस तरीके से एफ क्यू निकाल लिया। तो सारे डेरिवेटिव्स आप निकालेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है कि राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये जो लिखी हुई है मैंने, इनको याद रखिएगा। यहाँ ऊपर डी पी है, डी क्यू डी जेड डी एक्स डी वाई, और नीचे के जो टर्म्स हैं इसको याद करिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप पहले इनको लिखेंगे। तो क्या कह रहे हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखो और पुट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स फ्रॉम स्टेप 2। तो जो स्टेप 2 में वैल्यूज निकाली है उनको इसमें पुट कर दो। तो बिल्कुल यही स्टेप करना है आपको। ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने पहले लिख ली, फिर जो वैल्यू अभी निकाली थी ना इसको पुट कर दिया। तो इतना काम, यानी कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये तो आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में क्या था, चूज 2 प्रॉपर फ्रैक्शन सो दैट वी गेट अ रिलेशन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड क्यू। तो हमें 2 फ्रैक्शंस को चूज करना है और पी और क्यू में कोई रिलेशन मिलेगा या पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके, तो हमने क्या किया, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपके सामने है डी पी अपॉन यहाँ पी और डी क्यू अपॉन क्यू, ये सिंपलेस्ट है। और कोई दूसरा वेरिएबल भी नहीं आ रहा, जो ऊपर है वही आ रहा है। बाकियों में तो और वेरिएबल भी प्रेजेंट है, जैसे डी जेड में एक्स आ गया, वाई आ गया, ऐसे इधर हो रहा है। तो हमने इन 2 फ्रैक्शंस को ले लिया। तो हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस हमें ये मिल गई इक्वालिटी। अब हमने इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये लॉग पी, राइट साइड में हो जाएगा लॉग क्यू। दोनों ही लॉग में है तो इसलिए कांस्टेंट का हमने लॉग ए ले लिया जिससे लॉग कैंसिल करने में हमें आसानी हो जाए। तो अभी क्या बन गया, लॉग क्यू प्लस लॉग ए हो गया लॉग ए क्यू। अब एंटी लॉग लेंगे तो पी इक्वल टू मिल गया आपको ए क्यू। तो पी और क्यू में आपको एक रिलेशन पता चल गया। ठीक है, तो ये स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्व रिलेशन स्टेप 4 अलॉन्ग विद गिवन इक्वेशन एंड डिटरमाइन पी एंड क्यू। अब गिवन इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी है ना। तो गिवन इक्वेशन जो थी हमारी ये वाली, ठीक है। तो अब हम जब अभी क्या निकाल चुके हैं, पी की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो पी की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो आपकी इक्वेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, पी की इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो क्या हुआ, जब पी की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो पी की जगह हो गया ए क्यू। देख हाँ, पी की जगह रख दिया हमने ए क्यू। तो ए क्यू एक्स प्लस ये क्यू वाई, तो क्यू वाई एज इट इज आ गया। फिर माइनस, या इसको इधर था ना, ये गिवन इक्वेशन, इसको ले लेते हैं। इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे एक ही बात है। तो इक्वल टू पी क्यू, तो पी की वैल्यू ए क्यू आई है
और फिर इनटू क्यू। तो सिंपलेस्ट जो गिवन इक्वेशन थी ये ले लें या ये ले लें, हमने क्या किया, जो पी की वैल्यू निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हुआ, पी तो चला गया, तो किस कौन आया इसमें, क्यू। तो हमने बस यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया, एक क्यू कैंसिल कर दिया, तो ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए क्यू मिल गया। तो क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, ए को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो ये आ गई वैल्यू। तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू आ गई, तो क्यू ये आ गई, लेकिन पी की वैल्यू जो थी ना वो क्यू के टर्म में थी, तो हमने क्यू की वैल्यू वापस यहाँ पे रख दी, तो क्या मिल गई, पी की ये वैल्यू मिल गई, ए से कैंसिल हो गया और ये आ गया। तो अब आपके पास ये पी की वैल्यू आ गई एक्स वाई के टर्म में और क्यू की वैल्यू भी आ गई एक्स वाई के टर्म में। तो आपको मेनली चाहिए क्या, पी और क्यू की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो स्टार्टिंग में हमें इस फ्रैक्शन को चूज़ करने के बाद रिलेशन मिल गया, गिवन इक्वेशन की हेल्प से फिर पी और क्यू दोनों की वैल्यू पता चल गई। ओके, ये एक्स वाई के टर्म में आएगी या कांस्टेंट भी आ सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप था इसमें कि सॉल्व रिलेशन इन स्टेप 4, ये तो हमने कर लिया है ना, अलॉन्ग विद गिवन इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है पुट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पी और क्यू की वैल्यू इसमें पुट करनी है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो हमने यही लिख लिया, डी जेड इक्वल टू ये लिख लिया, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर अब क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेट करिए इसको, ये जो इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करी है ना उसको इंटीग्रेट करो टू फाइंड दी कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बस हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिक्सअप हो रहा है ना, डी एक्स के संग वाई की टर्म आ गई है तो हमें एक्स ही होना चाहिए डी एक्स के संग। तो ए एक्स डी एक्स हो गया, फिर वाई डी एक्स हो गया, फिर ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करके ये कर लिया। ठीक, तो ए एक्स डी एक्स एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, देखो क्या हो रहा है, वाई डी एक्स है और एक्स डी वाई है ना। तो एक्चुअल में ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई। कैसे, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। कैसे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को बिठाया, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई, प्लस वाई को बिठा के एक्स को करेंगे तो डी एक्स। ठीक है ना। अब डी बाई डी एक्स वैसा वाला नहीं है ये, अभी आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक्स वाई का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, क्योंकि नीचे अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में अभी वो हटा दिया है हमने, है ना। मान लो टी के रेस्पेक्ट में होता तो यही तो करते हैं हम, पहले एक्स का डेरिवेटिव करते या एक्स को बिठाते, वाई का डिफ्रेंसिएशन लेते डी वाई बाई डी टी। अगर नीचे मान लो डी टी होता तो हम क्या करते हैं, डी टी लिखते, है ना। यहाँ भी डी टी लिखते, तो वो हट गया, नीचे वाला मान लीजिए भी हमने हटा दिया है सब में। ठीक है, तो सिंपल, एक को बिठाया, दूसरे को डिफरेंशिएशन किया, फिर जिसका हो चुका था उसको बिठाया, पहले वाले को किया। तो अब ये टर्म है हमारे पास, तो इसको हम कंबाइन करके क्या लिख देंगे, डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो इंटीग्रेशन करने में हमें ईजी हो जाता है। तो ये ए एक्स डी एक्स और ये हमारा ये बन गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो z इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है, एक्स। क्यों, क्योंकि ये अंदर वाला आ जाता है ना, डी चला जाता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन क्या करेगा, डेरिवेटिव कैंसिल कर देगा। तो जैसे इसमें डी एक्स वाई है तो क्या मिलेगा, एक्स वाई, फिर वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और ए एज इट इज आ जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपको z की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कहाँ से, यहाँ से जहाँ से हमने ये प्रॉपर फ्रैक्शंस चूज़ किए थे। ठीक है ना, और स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो करना ही करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, 3 स्टेप तो शॉर्टली डिस्कस करूँगी, बाकी आगे के करूँगी क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है और इक्वेशंस को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें भी वही काम करना है हमें। इक्वेशन हमें दे रखी है, कई बार 4 पिट मेथड मेंशन होता है, कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो आपको दिख जाए कि ये नॉन लीनियर पीडी है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो नॉन लीनियर कैसे है कि पी का जो डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 2 दे रखी है ना। और ये नॉन लीनियर में भी कैसे डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ पी और क्यू की टर्म आएंगी, डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर के ही हैं। तो अब हमने देखा कि अच्छा इसमें 4 पिट मेथड लगा सकते हैं। तो पहला स्टेप वही जो हमारा था कि एफ़ को लिखो। एफ़ कैसे लिखा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में टर्म ले गए तो एफ़ मिल गया, डेरिवेटिव मिल गए, ये फॉर्मूला लिख दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी डेरिवेटिव की। तो इतना तो सिंपल कर ही लिया हमने। आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चूज़ करने होते हैं। अब लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या नई बात है, मैंने क्यों लिया ऐसे, इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें तो 0 आ रहा है। तो जब इसमें 0 आ रहा है, अब 0 का कहीं मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डी पी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और डी पी इक्वल टू 0 मिल गया तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो ऐसे ही हमें पी की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही यहाँ पर डी क्यू अपॉन 0 हो रहा है तो 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक तो हाँ क्यू
अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो डी क्यू इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। लेकिन अभी से मैंने ये नहीं किया है, यहाँ से भी हम क्यू को कांस्टेंट निकाल सकते थे, वो भी ठीक था, क्यू इक्वल टू बी आ जाता और हम पुट कर सकते थे। लेकिन दूसरा मैंने क्या किया है कि p इक्वल टू ए निकाल के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शन चूज करके और फिर इक्वेशन में पुट करनी है। तो अभी हमने डायरेक्ट यहाँ से q की वैल्यू नहीं निकाली है, क्या किया है, p की वैल्यू जो a आई है इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। तो इक्वेशन में पुट कर दिया तो 3a² हो गया। तो q की वैल्यू क्या हो गई 3a²। और अभी क्या हो रही थी, कांस्टेंट b हो रही थी, तो वो बाद में रिलेशन मिल ही जाता है जब हम इसमें पुट करते हैं ना, a और b में। तो आपको वही स्टेप प्रोसेस अपना फॉलो करना है कि फ्रैक्शन हमने चूज़ किए पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, लेकिन यह 0 था तो सिर्फ एक ही से हमें कांस्टेंट मिल गया और फिर हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। जैसे पिछले में किया था, p और q में रिलेशन आ गया था, p की वैल्यू q के टर्म में तब पुट किया था, अब कांस्टेंट आ गई तो पुट कर दिया और फिर उस इक्वेशन की हेल्प से q निकाल लिया। ठीक है, तो हमने इस तरह से कर लिया। तो अब क्या करते हैं, p और q आने के बाद dz वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो dz वाली इक्वेशन क्या है हमारी, dz वाली इक्वेशन है p dx प्लस q dy, है ना। तो dz में आप ये पुट करने के बाद p और q की वैल्यू रख दी और फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो dz का इंटीग्रेशन z, a dx का ax हो गया, ये 3a² dy है तो dy का y हो गया प्लस b आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको z दे रखा है, तो हमने पहले 3 स्टेप वही शुरू किए, सिंपल लिख लिए, f लिख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, फिर उन वैल्यूज़ को पुट किया। तो आई होप यहाँ तक तो आप सब कर लोगे। इसके बाद वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही कहा, तो आप वो कर देखते हैं। तो देखिए इसमें भी नीचे 0 आ गया तो डी पी इक्वल टू 0 हो गया, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल गया, है ना। अब यहाँ पर भी 0 है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो क्यू डी क्यू इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू बी। अब आप कहेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में तो आपने डायरेक्ट यहाँ से क्यू की वैल्यू नहीं निकाली थी, रिलेशन में पुट करके निकाली थी, है ना। तो रिलेशन में पुट करके निकाली थी, हमारा रिलेशन बड़ा इजी सा था। लेकिन इसमें पुट करेंगे तो बहुत बड़ी सी टर्म आ रही है और x y z सब आ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से निकाला। पिछले क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, आप एक बार करके देख लीजिएगा। ओके, तो p की और q दोनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, p और q की जब वैल्यू आ गई तो अब dz इक्वल टू, अगर हम ये लिखते p dx प्लस q dy, तो क्या होता, यहाँ से भी तो हमें z ही निकालना था ना। तो इसमें क्वेश्चन में सिंपली क्या किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में z दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में z भी नहीं था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें नोट करने की, यहाँ z दिया है तो सिंपल p और q जब दोनों हैं अपन के पास तो दोनों को हमने इसमें पुट कर दिया, तो और हमारी z की वैल्यू आ गई। अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, हमें एक z निकालना है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y एंड टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो x y भी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b भी आ गए यहाँ पे, तो हमारा काम खत्म हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमें कैसे करना है। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में z नहीं था तो वहाँ से रिलेशन निकाल के dz हमने कर लिया और यहाँ रिलेशन z भी आ गया इसमें, इस इक्वेशन में, और p और q बड़ी इजीली हमें पता चल गई कांस्टेंट, तो डायरेक्ट हमने z की वैल्यू निकाली। ये वाला स्टेप हमें करना भी नहीं पड़ा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इतने क्वेश्चन लिए, नहीं तो मैं 1-2 क्वेश्चन में भी बना सकती थी, बट मैं चाहती हूँ आप अच्छे से सीख जाओ। नेक्स्ट देखिए, आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, 4 बिट मैथड को यूज़ करने को बोला, तो फिर से हमने वही काम किया, f लिया, इसको उधर ले गए लेफ्ट में, तो ये क्वेश्चन मिल गई f की, डेरिवेटिव्स निकाल लिए। डेरिवेटिव ध्यान से निकालिएगा, अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, सारी वैल्यूज़ आपकी लिखी हुई हैं, बहुत इजी है डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें ये देखना था कि अब हम इसको चूज़ करें, देखो 0 तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब हम ऐसा कोई चूज़ करें जिससे कि वेरिएबल सेपरेट ही रहें। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट एंड लास्ट को चूज़ किया है ना। फर्स्ट एंड लास्ट को चूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ, मेरा ये जो टर्म थी कैंसिल हो जाएगी, डी के नीचे p मिल जाएगा और dy के नीचे y मिल जाएगा, ठीक है। आप देखोगे ना, आप करके देखोगे तो इन दोनों को भी ले सकते थे, जो ऐड हो जाएंगे ये, तो ये कैंसिल होगा, लेकिन होगा क्या, उससे p और q में रिलेशन आएगा, फिर p और q में रिलेशन को यूज़ करके q निकालो या फिर p निकालो, फिर वापस पुट करो, वो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बड़ी हो रही थी। आप करके देखना, मैंने करके देखा था। और यहाँ पे क्या होगा ना, अभी ये जो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल p जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये मिला हमें
डी पी अपॉन माइनस पी डी वाई अपॉन वाई कैंसिल करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये माइनस लॉग पी हो गया या लॉग वाई हो गया प्लस लॉग ए ले लिया और ये प्रोडक्ट रूल लगाया, जो लॉग वाला होता है रूल वो लगाया तो लॉग वाई ए हो गया, माइनस था तो उसको उधर भेज दिया तो पी की पावर -1 यानी कि ये बन गया लॉग पी की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन पी। अब लॉग हट जाएंगे एंटी लॉग लेने पे तो 1 अपॉन पी की वैल्यू आ गई वाई ए, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन ए वाई। ठीक है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, तो पी आ गया। अब हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में पी को पुट करते हैं, तो गिवन इक्वेशन ये थी हमारी, इसमें पी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो ये मिला हमें। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इस जेड को वहाँ भेज दिया हमने लेफ्ट में और फिर वाई का डिवाइड कर दिया तो आपको क्यू की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब पी आ गया क्यू आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डी जेड वाली इक्वेशन लिखते हैं हम। तो डी जेड वाली इक्वेशन में हमने पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो अब ये इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अच्छे से समझना। डिनोमिनेटर में वाई है, वाई को हमने लेफ्ट में ले गए तो वाई डी जेड हो गया, 1 अपॉन ए डी एक्स हो गया, यहाँ पे ये वाली टर्म और डी वाई लिख दिया इसके साथ और जेड डी वाई लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ वाई डी जेड है और ये जेड डी वाई, इसको हम लेफ्ट में ले गए तो ये बन गया। तो ये वैसा ही बन गया जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई था, ऐसा था ना। तो ये क्या बन गया था, डी ऑफ एक्स वाई। तो वही काम हमने इसके लिए किया, ये क्या बन गया, डी ऑफ वाई जेड। ठीक है, ये डी एक्स अपॉन ए है, मतलब एक्स के संग कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अंडर रूट 1 अपॉन ए को मैंने बाहर कर दिया और ये क्या है, वाई की पावर -1/2 डी वाई। अब बस अब सब सेपरेट हो गए, अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो डी वाई जेड से आके इंटीग्रेशन से वाई जेड, डी एक्स का एक्स हो गया तो एक्स अपॉन ए, ये भी कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। वाई की पावर -1/2 को जब इंटीग्रेट किया वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया, पावर ऊपर एक ऐड हो गई तो ये कितना हो गया 1/2, तो जो पावर ऊपर होती है वही नीचे आती है तो 1/2 आ गया। तो हमको, और ये क्या है -1/2 प्लस हाफ यानी कि 1/2 है तो ये लिख दिया हमने, तो इंटीग्रेशन आ गया। मतलब चाहे तो जेड निकालना है वाई को उधर भेज दें या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सॉल्यूशन पता चल गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिख के करिएगा। अभी एक दो क्वेश्चन अभी और हैं इसमें देखो, अब मैं थोड़ा शॉर्टली करती हूँ जल्दी से डिस्कस। आपको इक्वेशन दे रखी है, लेफ्ट में ले गए क्यू जेड को, एफ आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करी, तो ये स्टेप्स तो हमने एज इट इज लिख लिए। अब हमने देखना था कौन सी हम चूज़ करें, तो अभी इसमें क्या किया है देखो, इसमें ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 पेयर को ले लिया ताकि पी भी क्या कैंसिल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएंगे ये, है ना। तो ये मिल गया यहाँ से, तो अब देखो ये मिला था तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो डी पी के नीचे इधर क्यू की टर्म है और डी क्यू के नीचे पी, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सेपरेट कर लिया और आपको मिला पी डी पी इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, p²/2 इक्वल टू माइनस q²/2 प्लस, अब मैंने नीचे ये 2 है दोनों के तो ये 2 कैंसिल हो जाए इसलिए a ना लेकर के a/2 लिया ताकि ये 2 वाला काम 2 कैंसिल हो जाएंगे। और हाँ एक और चीज़, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए a² ले लिया था, नहीं तो बाद में वो अंडर रूट में हो जा रहा था a, इसीलिए a² ले लिया। आप करके देखना, आप a लेके भी करोगे तो भी ठीक है, ये बस थोड़ा आसानी के लिए मैंने इसको लिया है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ये 2 तो सब चले जाएंगे तो q² को लेफ्ट में ले गए तो p² + q² इक्वल टू a²। तो हमें अभी इसमें यहाँ रिलेशन मिला है, फिर हम क्या करते हैं, हमेशा जो रिलेशन मिलता है उसको गिवन इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली थी, तो p² + q² की जगह लिख दिया हमने a², फिर यहाँ y इक्वल टू qz, तो ये आ गया। ठीक है, तो q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, z को नीचे भेज दिया, ये आ गया। तो जब q आ गया और p और q में रिलेशन आ गया तो q की वैल्यू पुट करके p निकालेंगे। तो जब q की वैल्यू पुट करी और p निकाला तो ये वाली टर्म आएगी, है ना। आप करके देख लेना, बहुत आसान है कैलकुलेशन। z² का यहाँ मल्टीप्लाई किया है, a² यहाँ से कॉमन लिया तो बाहर a हो गया, फिर अंडर रूट है तो z² बाहर आके z हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है, डी जेड की इक्वेशन लिखी तो डी जेड में हमने पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, नीचे देखो, अब नीचे यहाँ जेड है डिनोमिनेटर में तो उसको फिर लेफ्ट में ले गए तो ये डी जेड हो गया और ये टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब हमने देखो, अब इस बहुत ध्यान से करना देखना है, इसमें डी एक्स के संग जेड और वाई है तो वो तो एक्स होना चाहिए, जेड और वाई को तो इधर ही भेजना पड़ेगा, तो बस ए यहीं रहने दिया, बाकी टर्म को नीचे भेज दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये z² है तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, z² किसका डिफ्रेंशिएशन होगा,
नहीं, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2z। तो देखो जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2z, फिर क्या लिखेंगे dz, क्योंकि जिसके भी रेस्पेक्ट में हो, माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और a स्क्वायर एज इट इज़ dy, यही होगा ना। तो ये टर्म और ये टर्म में क्या अंतर है, सिर्फ 2 नहीं है इसमें, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो z dz माइनस वाई a स्क्वायर dy, ये टर्म है ना। तो अगर ऊपर यहाँ 2 आ जाए, अगर यहाँ ऊपर 2 आ जाए तो ऊपर आएगा तो नीचे भी आना पड़ेगा। तो अगर जब ऊपर 2 आ गया तो ये क्या बन गया, ये टर्म ये बन गया, ये क्या था हमारा डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया था मैंने, जेड स्क्वायर का 2z dz, वाई स्क्वायर का किया था 2y dy और a स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये टर्म है ना। तो इसीलिए अब हमने उल्टे चले, हमने लिखा ये दिस इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस। तो मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, और ऊपर वाले टर्म को लिखा डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, ये जो यहाँ बताया आपको। ठीक है, इसमें ये dy नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया है ना, dy नहीं आएगा। तो क्या बन गया, नीचे वाला 2 एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू a dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया, देखिए अगर dx अपॉन अंडर रूट एक्स होता है हमारे पास, dx अपॉन अंडर रूट एक्स, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको ऐसे तो करते हैं x की पावर माइनस 1/2 dx, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ऊपर हाफ हो गया तो नीचे भी हाफ आ गया। तो सेम काम यहाँ पे किया, तो क्या मिलता है हमको यहाँ से, ये क्या मिल जाता है x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो हमने वही किया, अब x की जगह ये वाली टर्म पुट कर दें, तो क्या मिल गया, इस x की पावर 1/2 यानी कि जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की होल पावर 1/2, तो अंडर रूट लगा दिया, और अपॉन 1/2 तो नीचे 1/2 आ गया, ये 2 पहले से था। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बचा वो आंसर है। तो ये वाली टर्म आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है हमने, तो अंडर रूट हट गया, उधर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ये टर्म स्क्वायर नहीं भी करते तो भी चलता। तो समझ आया, ये थोड़ा सा ध्यान से करने का है और अलग सा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया और डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सीखो, इसीलिए इसको हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो आप इसको एक बार करके देख लेना, आई होप मैंने इसको एक्सप्लेन तो करने की कोशिश की है, आप भी करना, समझना इसको, तो आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमने भाई एफ डेरिवेटिव्स की टर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन सबको लिख लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये देखो, ये लास्ट और फर्स्ट फ्रैक्शंस को लेंगे तो बड़ा काम आसानी से हो रहा था, बाकियों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ही हो रहे थे। हमें 2 ही कोई चूज़ करने होते हैं ना, लेकिन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इसलिए सबको लिख लेते हैं ताकि पता चले क्या लेना है। अब इनको लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते थे, बट मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। तो हमने लॉग पी आ जाएगा, अपॉन में पी था तो लॉग पी हो गया, यहाँ लॉग वाई आ गया, फिर हमने कांस्टेंट भी क्या ले लिया, लॉग ए ले लिया, और मैंने अपॉन में 4 ले लिया ताकि कैंसिल करने में आसानी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ना, यहाँ 2 था तो ऊपर एक 2 आ गया और नीचे के 4 कैंसिल हो गए, फिर -2 को इसमें ले गए तो वाई की पावर -2 हो गया, और लॉग वाला रूल लगाया तो ये मिल जाएगा, है ना, ये आप कर ही लोगे। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन, तो ये मिल गया। अब लॉग कट हट जाएंगे एंटी लॉग से, तो क्या मिला, p इक्वल टू ए अपॉन वाई स्क्वायर। तो p की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं और z निकालते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन थी आप उसमें जब p पुट करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, और इसमें यहाँ से सिंप्लीफाई करके सिंपल हमने q की वैल्यू निकाल ली, तो आसान है इसकी कैलकुलेशन। फिर dz की इक्वेशन लिख ली हमने, p और q की उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो पुट करने के बाद देखो बस ये टर्म एज इट इज़ हो गई, dy का मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में, ये हो गया। अब सेपरेट किया है देखो मैंने, लेकिन सेपरेट करने से पहले क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर में देखो y सब में कॉमन आ रहा है, तो y को यहाँ भेज दिया, तो y dz हो गया। तो यहाँ वाई स्क्वायर से बस एक ही y रह गया, यहाँ से y चला गया, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ y की पावर क्यूब। या तो ये कह लो कि y को वहाँ मल्टीप्लाई किया, या ये कह लो कि y का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, है ना। या तो ये कहा है कि डिनोमिनेटर का जो एक y था उसको लेफ्ट में ले गए, या फिर पूरे में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड हमने y का मल्टीप्लाई किया, तो आपको यही टर्म मिलेगी। अब इसको क्या करें, यहाँ y के संग dz है, और यहाँ dz के संग y है, और dy के संग z, तो हमने इनको एक संग रखा, ये इधर आ गई टर्म। तो ऐसी टर्म पहले भी आई थी हमारी, तो ये d ऑफ yz बन जाता है। अब क्या बचा, यहाँ dx के संग y है और y के संग x है। ठीक है, इन दोनों को हमने साथ में एलसीएम लेके किया, तो ये टर्म मिल गई, और ये वाली टर्म तो जिसमें y था, है ना। अब इसको इंटीग्रेट, अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो ये तो बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/y की पावर 3 है। इन दोनों का देखिए क्या बना, अब ये देखो क्या है, y dx माइनस
ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्स डी वाई है और अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स अपॉन वाई का, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, वाई को पहले ही बिठाएंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स को बिठाएंगे, वाई का डिफ्रेंसिएशन नीचे वाई का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर है समझ लो वही नीचे बैठेगा। ठीक, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे तो वाई जेड आ ही जाएगा, इसका एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, इसमें रूल लगा दिया इंटीग्रेशन का, तो ये ऊपर जाके -3 है ना, वाई की पावर -3, तो इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया, +1 हो जाएगा, ये -2 है तो नीचे -2, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू पता चल गई इंटीग्रेशन की। ओके, तो ध्यान से करिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए मैंने लिखे हैं 4 पिट मेथड से करने के, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।